नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा आईएएस प्रीलिम सॉल्व पेपर का डिस्कशन चल रहा है 2019 से लेकर के 2011 तक का। ठीक, इसमें अब तक हमारा पार्ट 1 के रूप में बात हो चुकी है कला और संस्कृति की। ठीक है, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक डिस्कस किया गया है। यह पार्ट 2 है इसका, जिसमें बात होगी प्राचीन इतिहास के विषय की। ठीक, इसमें जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं 2019 से लेकर के 2011 तक के, उन सभी प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हमको नहीं लेना है इन सब चीज़ों में। ठीक, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है विद इन टाइम। तो चलिए पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूले। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन है ए चहुंदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा या डी देसलपुर। थोड़ा आप भी मोटिवेट करते रहिए लाइक करने के साथ साथ। चलिए, पहला इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सोहगौरा यह हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं, बाकी चहुंदड़ो और कोटदीजी यह दोनों हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके अलावा बात करते हैं देसलपुर की, तो देसलपुर है इस समय कच्छ गुजरात में। गुजरात कहाँ पर है यह बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी को भी। गुजरात जो है यह भी गुजरात का देसलपुर यह भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि कच्छ गुजरात में है। चौंदड़ो और कोटदीजी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोहगौरा की। तो सोहगौरा जो है यहाँ से एक मौर्यकालीन ताम्र अभिलेख मिलता है। ठीक, यानी यह कहाँ सोहगौरा किस समय से बिलोंग करेगा, यह बिलोंग करेगा मौर्य काल से। ठीक, यहाँ पर ये गलत हो गया है, मौर्य काल से सोहगौरा संबंधित है और यहाँ से मिला है एक ताम्र अभिलेख। मौर्य काल से संबंधित एक ताम्र अभिलेख भी यहाँ से मिला है जिस पर अन्नागार के बारे में बात की गई है, या यूँ डिटेल में अगर कहें तो अकाल के समय किस प्रकार से अन्नागार या अन्न का भंडार करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी इस ताम्र अभिलेख से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर जिसे बोलते हैं शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। ऑप्शन है ए कगनहल्ली, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी शहबाजगढ़ी या फिर ऑप्शन डी सोहगौरा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कगनहल्ली कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहले कगनहल्ली से मिला क्या, तो यहाँ पर एक उभारदार मूर्ति शिल्प मिला है, या फिर यूँ कहें कि एक पत्थर था। जैसे ऐसे मान लीजिए उभारदार मूर्ति शिल्प क्या होता है, तो एक पत्थर है, इसको काट काट के ऐसे ऐसे एक उभारदार मूर्ति बनाई गई है। ठीक, किसकी है वह मूर्ति, तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि यह मूर्ति भैया राण्यो अशोक या फिर राजा अशोक से संबंधित है। ठीक, रूप चित्र भी बोलते हैं इसे। कंगनहल्ली में यह मूर्ति मिली है। कंगनहल्ली के बारे में बात करते हैं, यह है कहाँ पे, तो कंगनहल्ली जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है कंगनहल्ली, कंगनहल्ली है कर्नाटक में। देखिए, 2019 के प्रश्नों के बारे में आपको इसलिए ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जो फैक्चुअल बेस है, क्योंकि ऐसे प्रश्न सीधे सीधे स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बाकी इनका रिपीटिशन तो यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में, आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में चलता ही रहता है विभिन्न स्वरूपों में। ठीक है, कहीं कोई ऑप्शन दे देगा, कहीं कोई ऑप्शन दे देगा, बस सफलिंग होती है। ठीक, सफलिंग के माध्यम से इनका रिपीटेशन भी चलता रहता है। चलिए, कर्नाटक के कंगनहल्ली में है। कर्नाटक में जो है यह कंगनहल्ली है जहाँ से एक मूर्तिशिल्प या रिलीफ स्कल्पचर मिला है जिसमें अशोक का एक प्रस्तर रूप बना हुआ है। पत्थर पर अशोक की एक प्रतिमा उकेरी गई है जिसे रूप चित्र भी बोलते हैं। ठीक, रूप चित्र भी आप बोल सकते हैं इसे, प्रस्तर रूप चित्र। ठीक, और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि राण्यो अशोक या राजा अशोक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गुप्तकाल के दौरान भारत में बलात् श्रम, या जिसे बलात् श्रम को उस समय विष्टि बोला जाता था। ठीक है, बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती जो मजदूरी करवाई जाती, जैसे कि आपके आर्टिकल 23 में दिया हुआ है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम से निषेध संबंधी बात वहाँ जैसे की गई है, उसी प्रकार से यह बलाश्रम की बात गुप्त काल के दौरान की जा रही इस प्रश्न में। तो देखिए, फिर से पढ़ता हूँ कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत,
जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ऑप्शन है बी, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। ऑप्शन सी है कि बालात श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। या फिर ऑप्शन डी, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ विष्टि अगर लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसी वजह से इस बार थोड़ा सा इन्होंने सुधार किया और बलात् श्रम भी साथ साथ दिया। लेकिन देखिए हिंदी कितनी शुद्ध रखी गई। हालांकि संविधान में अगर आप लोग पढ़ते हुए आए हैं तो आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए, जहाँ भी हिंदी शुद्धतम रूप में मिले एक बार उसका अर्थ जानने का प्रयास जरूर किया करिए, ताकि अगर कहीं भी ऐसी परीक्षाओं में मिल जाए आपको तो आप उसको कर सकें, आसानी हो आपके लिए उन प्रश्नों को समझने में। चलिए फिलहाल इसको करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बालात श्रम या विष्टि जो होती थी, यह जो है राज्य की आय का एक प्रकार से स्रोत होती थी, जिससे कि जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर भी माना जाता था। ठीक है, देखिए जनता जब फ्री में सेवा कर रही है तो इसे जो है एक प्रकार का कर मान लिया जाता था। इस फ्री सेवा के अंतर्गत होता क्या था, तो मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों से अनिवार्य रूप से, ठीक कंपलसरी रूप से, बालात श्रम है ना, तो कंपलसरी रूप से राजा की अथवा राजा के लिए या राज्य के लिए श्रम करवाया जाता था या मजदूरी करवाई जाती थी विभिन्न प्रकार के मजदूरों से, जैसे कृषक हो गए, मजदूर हो गए। ठीक, और इनके अलावा उस समय शिल्पियों की भी कुछ वर्ग विद्यमान थे। इन सभी से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। ठीक, और इन्हें किसी भी प्रकार का श्रम नहीं दिया जाता था। ठीक है, किसी भी प्रकार का अनुदान वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था कि भैया ये लो, मूल्य ले लो, कोई मूल्य और किसी भी प्रकार का मूल्य इसके बदले में, इनके श्रम के बदले में इनको नहीं दिया जाता था। ठीक, दूसरी चीज़ यह ऑप्शन बी है कि यह गुजरात के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश नहीं, गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में बहुत अधिक रूप से व्याप्त था। ठीक है, काफ़ी बड़े स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित इन्हीं क्षेत्रों में था। वहीं साप्ताहिक मजदूरी की तो बात हो गई हमारी, और साथ ही साथ इसकी भी बात हो गई। ठीक, कोई ज्येष्ठ पुत्र की वो नहीं थी, संकल्पना नहीं विद्यमान थी। ठीक है, सभी से जिससे इच्छा होती थी उससे बलाश्रम या ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी और उसे विष्टि बोला जाता था। शब्द को ध्यान दीजिए, हो सकता है अगला प्रश्न या अगली परीक्षा में आपको यह विष्टि मिल जाए और पूछ ले कि यह क्या है। ठीक है, तो विष्टि जो है यह बलात् श्रमिक होता था। ठीक, जिसे कर वगैरह या फिर जिससे जो है कोई मूल्य नहीं दिया जाता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम जो है 2019 के प्रश्नों को ख़त्म कर चुके हैं, बात करेंगे 2016 के प्रश्नों की। 2017 और 2018 इन दोनों ही सनों में प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों का अभाव रहा। ठीक, आइए बात करते हैं 2016 में आए प्रश्नों के बाद कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था। ऑप्शन है ए, जॉर्ज वुअर, बी, जेम्स प्रिंसेप, सी, मैक्स मूलर अथवा डी, विलियम जोन्स। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है, इसके एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं। हाँ, इसने सबसे पहले, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले गिरनार अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, गिरनार अभिलेख को पढ़ने में नहीं, गिरनार अभिलेख का या गिरनार शिलालेख का अध्ययन करते समय इसने कुछ यूनानी शासकों का भी नाम खोजा था इसमें। ठीक है, चलिए, इसी ने जो बताया था कि पियदस्सी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाला राजा का नाम लिखा हुआ। पियदस्सी का अर्थ भी इसने ही बताया था, सुंदर मुखाकृति। खैर, इसके बारे में घटना चक्र वाले लेक्चर में भी और अच्छे से बात होती, क्योंकि वहाँ ऐसे प्रश्न काफ़ी जगह पे कई बार और कई तरीके से पूछे गए, तो वहाँ आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत की, ऐसे एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत पड़ा करिए, काफ़ी डिटेल में, बहुत ज़्यादा यह डिटेल में दे दिया जाता है यहाँ पे, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जहाँ पर अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, अच्छी बातें बताई जाएंगी, वो ज़रूर जो काम की होंगी वह आपको ज़रूर बताई जाएंगी। अच्छी बातें, ख़राब बातें उस मतलब नहीं है, काम की बातें होंगी तो अच्छी है, नहीं है तो ख़राब है। ठीक,
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। ऑप्शन है ए स्वप्न वासवदत्ता, ऑप्शन है बी मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन सी मेघदूत या ऑप्शन डी रत्नावली। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मालविकाग्निमित्र में जो है पुष्यमित्र शुंग की पुष्यमित्र शुंग कह रहा हूँ, शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक, पुष्यमित्र शुंग जो है यह शुंग राजवंश का संस्थापक था। तो इसी के पुत्र इसी के पुत्र अग्निमित्र, यहाँ से उठा लीजिए अग्निमित्र भूलेगा भी नहीं ना, यहाँ से उठाते हुए चलेंगे। तो अग्निमित्र और साथ ही साथ मालविका। ठीक, इसका विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिल जाएगा मालविका और अग्निमित्र। इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक, और यह मालविकाग्निमित्रम लिखा किसने है, तो यह कालिदास का प्रथम नाटक था। कालिदास जी का यह प्रथम नाटक था जिसमें इन्होंने बात की थी शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग के बारे में। ठीक, जिस समय उसमें जो है मालविका एक नर्तकी के रूप में कार्य करती थी, या एक नर्तकी थी मालविका। ठीक है, चलिए आइए कालिदास के कुछ अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कालिदास जो है इनके द्वारा लिखी कुछ रचनाएं हैं। तो नाटक इन्होंने लिखा था 3, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। यह तीनों नाटक हैं। महाकाव्य 2 लिखा था, रघुवंशम और कुमार संभव, और खंड काव्य भी 2 लिखे थे, मेघदूतम और ऋतु संहार। फिर से बता दूं तो नाटक कालिदास के 3 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य 2 हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। खंड काव्य भी 2 हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह है 2016 का प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, क्योंकि युग्मों वाले विचार को आपको ही करना होता है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए और सही आंसर को अपने टिक करके रखिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों को पढ़ लिया होगा। ठीक, कौन सा किससे मैच कर रहा है, कौन सा किससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ सुमेलित करवाना था। ठीक, अर्थात कोई ना कोई या तो नहीं सुमेलित है या तो सभी सुमेलित हैं। चूँकि यहाँ तीनों ऑप्शन नहीं है तो कोई ना कोई एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अर्थात एरीपत्ती वह भूमि थी, किसी भूमि के टुकड़े को एरीपत्ती बोलते थे, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह कोई भूमि है, इससे कुछ कर मिल रहा है। एक प्रकार से मान लीजिए जैसे यह बाजार की भूमि है। ठीक, इसको एरीपत्ती के रूप में अगर वर्णित कर दिया गया तो अब इस बाजार की भूमि से मिलने वाली आय को गांव के अंदर, मतलब जिस गांव के अंदर यह बाजार था और यह घोषित किया गया एरीपत्ती, तो उसी गांव में एक तालाब भी है। अब इस बाजार को जब एरीपत्ती भूमि घोषित कर दिया गया तो इससे जो आय मिल रही है, जो आय इससे मिल रही है, उस आय का खर्च अब कहाँ होगा, तो उस आय का खर्च इस तालाब या जलाशय के रख रखाव के लिए किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बात करते हैं तनियूर की। तनियूर देखिए, यह चोल साम्राज्य के अंदर एक प्रकार से स्वशासन की इकाई थी। ठीक, किसकी इकाई थी, स्वशासन की इकाई, जिसे आप स्वशासित इकाई भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। एक स्वशासन की इकाई थी जो कि गांव के एक बड़े समूह को बोली जाती थी। किसको, बड़े गांव को बोली जाती थी, अथवा गांवों के एक बड़े आकार, मतलब एक काफ़ी बड़े गांव को बोला जाता था। तनियूर है ये। ठीक है, बाकी एक और इकाई हुआ करती थी तनियूर के अलावा, उसका नाम था कुर्रम। ठीक है, कुर्रम, या फिर इस कुर्रम को ही नाडू भी कहते थे। या कुछ कुछ गाँवों को, जैसे एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये, एक गांव ये, एक गांव ये, इन सभी गांवों को मिला करके क्या बोल दिया जाता था कि कुर्रम है अथवा नाडू है। ठीक, कुर्रम या नाडू, इतने गांवों को मिला करके कुर्रम या नाडू बन जाता था। ठीक है, लेकिन अगर तनियूर की बात करें तो यह कभी कभी इतना बड़ा होता था कि इससे जो है पूरा एक नाडू या कुर्रम भी बन सकता था। ठीक है, और लेकिन यह था क्या, यह था एक गांव ही। कुछ गांवों का आकार बड़ा नहीं होता है। ठीक है,
उसी प्रकार से अब बात करते हैं घटिका। तो घटिका जो है जैसे कोई मंदिर होता था, या मान लीजिए यह एक मंदिर है, ठीक, इसमें भगवान विराजमान हैं, प्रणाम करते हुए चलिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यह कोई मंदिर है, तो अब क्या होगा बताइए, मंदिर है ना, मंदिर के साथ एक मंदिर में ही अलग से विद्यालय है, यहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है, ठीक, यह एक स्कूल बना हुआ है जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यह पूरा प्रांगण घेरा हुआ है एक चारों तरफ से इसके। अब देखिए, अब समझ में आया होगा आपको, मुझे लग रहा है कि घटिका क्या है, इसे ही घटिका बोलते थे, ठीक, इस स्कूल को ही घटिका बोलते थे, ठीक है। प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय को घटिका बोला जाता था, ठीक है, इसी को ही घटिका बोल दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट, जैसे आप अभी वर्तमान समय में मस्जिद और मदरसे को देख सकते हैं, एक प्रांगण में ही मंदिर रहता है और उसी प्रांगण में मदरसा भी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ घटिका की जगह मदरसा आ जाता, तब आपको बताना होता कि यह जो है मस्जिदों से संबद्ध विद्यालय होते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंदिर मस्जिद सबके लिए समान रूप से मन में भावना रख के चलिए। देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन है ए श्रमण, बी परिव्राजक, सी अग्रहारिक अथवा डी मागध। 2016 का प्रश्न संख्या 4। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में इतिवृत्ति, ठीक, यह इतिवृत्तियों को याद कर लेते थे, राजवंशी इतिहासों को और वीर गाथाओं को भी याद कर लेते थे। कौन, इनको क्या बोला जाता था या कौन थे? यह मागध लोग जो थे, इनका मुख्यतः काम ही यही था। मागध जो थे, ठीक, मागध एवं सूत दो लोग थे, मागध एवं सूत, यह दो तरह के लोग थे। इनका काम मुख्यतः यही था कि यह जो है राजाओं की, यह राज्य, यह पहली चीज़ तो यह कहाँ रहते कहाँ थे, यह एक दरबारी थे, ठीक, दरबार में ही रहते थे। तो चूँकि दरबार में रहने के कारण इनको सारी चीज़ें पता होती थी, तो यह क्या करते थे, उनको गीतों के रूप में, ठीक, गीतों के रूप में या अन्य रूपों में राजवंशी इतिहासों को, ठीक है, उनके पिता, उनके दादा, उनके ये इन सबको याद कर लेते थे। उनसे संबंधित कुछ कहानियाँ याद कर लेते थे, कहीं कुछ लड़ाई हुई तो उन सबको भी याद कर लेते थे, और यह जो है आगे इस कहानी को इसी प्रकार से अपने पीढ़ियों दर पीढ़ियों को बढ़ाते थे, ठीक, ठीक है। जैसे आपने अपने दादा बाबा से कहानी सुनी, तो इसके बाद यह कहानी इनके बच्चों की, इसके बाद यह कहानी इनके बच्चों, तो ऐसे क्या होता था कि इनका एक क्रम बनता चला गया कि हाँ भैया, यह पीढ़ियों से इनको हमारे राज परिवार के बारे में पता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है, यह 2015 की बात हो गई, 2016 के प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है, ठीक। तो अब 2015 के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है, ठीक। से सा मत पढ़ा करिए, एक तरफ के शब्दों को पढ़ा करिए, कई बार से सिखा रहा हूँ, अब तक आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो बताइए सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व क्या क्या था? पहला है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। कथन 2 है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। कथन 3 है कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना, ठीक है। फिर से पढ़ दूँ, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। सामंत का स्वामी राजा होता था, इसे ध्यान में रखिए, ठीक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। ऑप्शन है ए कि केवल 1 और 2, ऑप्शन है बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, ठीक है। सामंती व्यवस्था केंद्रीय राजनीतिक सत्ता को सशक्त करने के लिए नहीं थी। जब आप अपनी शक्ति को किसी अन्य को भी दे देंगे, ठीक है, भैया तुम यहाँ का प्रशासन देख लो, भैया तुम यहाँ का प्रशासन देख लो, बाबू तुम यहाँ का प्रशासन देख लो, ठीक है, यहाँ का पूरा संपूर्ण प्रशासन तुम्हारे हाथ में है, यहाँ का संपूर्ण प्रशासन तुम्हारे हाथ में है, और यहाँ का संपूर्ण प्रशासन तुम्हारे हाथ में। हाँ, बदले में जब मेरा यहाँ इस राज्य से युद्ध होता है या मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है सेना की,
तो तुम मुझे अपनी जो कुछ सेना टुकड़ियाँ रखे हुए यहाँ पर, ऐसे ऐसे सेना की टुकड़ियाँ होंगी, इनको तुम मुझे सेवाओं के लिए भेजोगे, इनको लेकर के मेरी सेवा में हाजिर होगे। तो इसी शर्त पर, और साथ ही साथ यहाँ से होने वाली आय, जैसे यहाँ से तुमको 5 रुपये मिल रहा है तो 5 रुपये में से 2 रुपया तुम मुझे दोगे, बाकी 3 रुपये में तुम यहाँ का प्रशासन चलाओगे और अपने पास खर्च के लिए रखोगे। वही हाल इनके साथ, 5 में से 2 रुपया ये रख ले, 5 रुपया ये रख ले। ठीक, सबके लिए समान रूप से नहीं कि हाँ सबके लिए सेम कंडीशन। मान लीजिए यहाँ 7 रुपये मिल रहा है तो यहाँ से ले लिया राजा ने 1 रुपया, या फिर इन्हें दे दिया, एक और था वहाँ उन्हें फ्री में दे दिया, आप यहाँ का प्रशासन देख लो, हमको बदले में कर और सेना भेज देना। ठीक, यह राजा के ऊपर डिपेंड करता था। तो हुआ क्या कि जब प्रशासन का इस प्रकार से विकेंद्रीकरण हो गया, पहले तो राजा डायरेक्ट इन पर कंट्रोल रखता था यहाँ के लोगों के ऊपर, लेकिन अब इसने इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया। चलिए मान लीजिए कि यह ए थे, यह बी थे, यह सी थे और यह डी थे। तो अब यह ताकतवर होते गए ना, इन्होंने अपनी शक्तियों का वो किया, इकट्ठा किया। यहाँ से इन्होंने अपनी ताकत को बनाई, यहाँ से इन्होंने अपनी ताकत को बनाई और यहाँ से इन्होंने अपनी ताकत को बना ली। अब इनके पास शक्तियाँ ज़्यादा हो गई ना, केंद्र तो कमज़ोर हो गया, उसे इनकी सहायता की ज़रूरत पड़ रही है केंद्र को, न कि इन्हें केंद्र की सहायता की ज़रूरत। ये कमार है, इन्हें कुछ दे रहे हैं, बाकी यह सेल्फ डिपेंडेंट है। तो क्या हुआ, केंद्रीय राजनीतिक सत्ता अत्यंत दुर्बल होगी कि कम मजबूत होगी? अत्यंत दुर्बल होती गई। ठीक, राजा अत्यंत कमज़ोर होता गया तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता जो है यह अत्यंत सशक्त होती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ। ठीक भैया, यही चीज़ तो यहाँ बताया गया आपको, तो कथन 2 भी सही है। अब सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना, यह बिल्कुल सही बात है। ठीक, यह इनके आदेश पर ही तो कार्य कर रहा है। इन्होंने बोला कि हमें सेना भेज दो, या फटाक से सेना भेज दिए, जा भैया जाओ, नहीं तो हमारा क्षेत्र चला जाएगा। ठीक, असल में होता क्या था कि इस क्षेत्र को कब तक रहना है किसी के पास, कब तक नहीं रहना, इसका निर्धारण राजा के द्वारा ही किया जाता था। हाँ, जब तक आपके पास है तब तक आप इसका मज़ा लीजिए, लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो आपको यहाँ से हटा भी दूंगा, ऐसी राजा के पास पावर थी। ठीक, यह आरफर राजा। तो सामंत और एक अधिपति के बीच, या सामंत और राजा के बीच स्वामी दास का एक प्रकार से संबंध भी बना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? पहला है अवंती, दूसरा है गांधार, तीसरा है कौशल और चौथा है मागध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए 1 2 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। ठीक है, यह हम बात कर रहे हैं 2016 के प्रश्न संख्या 2 की, 2016 नहीं 2015 के प्रश्न संख्या 2 की। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, पेन ले लूँ तब बताऊँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कौशल और मगध से था, न कि अवंती या गांधार से। ठीक, अवंती कहाँ पर था, किस क्षेत्र में था, तो बताइए। देखिए, अवंती था मध्य प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा ध्यान दिया करिए। अब जब ऐसी जगहों की बात चले ना, तो आपसे मैंने बोला है कि एक प्राचीन इतिहास का मैप डाउनलोड कर लीजिए, महाजनपद काल का, गूगल पे बड़े आसानी से उपलब्ध है। ना हो तो आप बताइए, आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं केवल एकेडमी के नाम से, वहाँ आपको PDF संबंधित ये सारे मैप वगैरह मैं देता रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आज डाल देता हूँ। तो देखिए, कौशल और बात हो रही थी अवंती की। ठीक, अवंती तो मध्य प्रदेश में है, गांधार है अफगानिस्तान में। ठीक, इन दोनों जगहों पर गौतम बुद्ध नहीं जाते हैं। ठीक, अब कौशल और मगध की बात करते हैं, तो कौशल से इनका किस प्रकार संबंध रहा, तो कौशल की बात तो आगे करेंगे, पहले मगध देखते हैं। मगध के ही पास जो है एक स्थल था, मगध में ही शामिल एक क्षेत्र था, वह था गया। अब बताइए, बोध गया। अब बताइए, भूलेगा कभी कौशल? नहीं भूलेगा। मगध नहीं भूलेगा, यहीं से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो संबंध है कि नहीं है, है ना। अब कौशल की बात करते हैं, तो कौशल से इनका इस प्रकार से संबंध था कि यह जो है मुख्यतः इनके धर्म का प्रचार का क्षेत्र कौशल क्षेत्र ही था। धर्म प्रचार का मुख्य क्षेत्र इनका कौशल ही था। सर्वाधिक प्रचार इनके द्वारा कहाँ किया गया, तो कौशल में ही किया गया। ठीक है,
आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित अन्य स्थलों के बारे में। थोड़ा आप देखते हुए चलिए और मैं बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि इनको लिखने लगूंगा तो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि इनका संबंध कहाँ से हुआ? कपिलवस्तु और लुम्बिनी, इन दोनों स्थलों से भी इनका संबंध है गौतम बुद्ध का। ठीक है, इसी प्रकार से वैशाली के समय पर इनकी मुलाकात अलार कलाम नामक एक सन्यासी से हुई जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो एक स्थान और हुआ, वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वैशाली, यह 3 स्थान हुए। अब देखिए, अलार कलाम इनके गुरु थे जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन है ये आप बताइए, पहले बात हो चुकी है। नेक्स्ट, अब वैशाली के पश्चात जब इनको ज्ञान प्राप्ति की ज़रूरत होती है तो यह आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाते हैं? अलार कलाम के पास संतुष्ट नहीं होते, ये जाते हैं रुद्रकराम पुत्र के पास। ठीक, यह इनके दूसरे गुरु थे। यह कहाँ के निवासी थे? तो यह राजगिरी के समीप इनका आश्रम था। तो कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वैशाली और राजगिरी, यह 3 स्थल हो गए, 2 गुरु हो गए, अलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यह आते हैं, जब ज्ञान मिल गया इनको गया में, ठीक, गया या बोध गया में इनको ज्ञान मिल जाता है, जो कि मगध में शामिल था। ठीक, कहाँ पर? मगध में। तो इन 2 क्षेत्रों से भी इनका संबंध है, मगध में शामिल था। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह आते हैं सारनाथ। यहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बाद में बुद्ध कहाँ कहाँ गए? तो काशी, सारनाथ काशी में ही, लुम्बिनी, कोसल, उरुवेला और वैशाली। ठीक, इन स्थलों पर गए मुख्य रूप से, लुम्बिनी, कोसल, उरुवेला और वैशाली। साथ ही साथ एक स्थल और कौशाम्बी भी जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब देखिए, कौशल में बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार किया और कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे वह भी इनके शिष्य में थे। ठीक है, नेक्स्ट की कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सभी स्थल आपको याद रहेंगे, भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आईएएस में आए भाई, मजाक नहीं, और वो भी 2 बार। देखिए 2015 में अभी डिस्कस किया, 2014 में ये सीधा वही प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। ऑप्शन भी लगभग सेम ही है, उल्टा सीधा इधर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन तो हमको पता, आंसर तो हमको पता है, कौशल और मगध। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी शायद सेम ही है। हाँ बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा यह नीचे वाला चेंज कर दिया गया, इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसमें डी था, इसमें सी। बताइए, 2014 में केवल एक प्रश्न आया था, वो उस प्रश्न के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हुई है आपके साथ। ठीक है, तो चलते हैं 2013 की तरफ। 2013 के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? काफ़ी बात हुई सिंधु सभ्यता के बारे में। पहला कि उनकी विशाल महल एवं मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, पहले एक ऋग्वेद और सिंधु सभ्यता के बारे में जो कंपेयर हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ और जो मैंने बताया था वह आंसर सही है। तो यहाँ से उसकी पुष्टि भी यही बुक कर रही है। ठीक है, चलिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन को चुनना है आपको। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन है बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक, बताइए जल्दी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, केवल 2, वे देवी देवताओं की पूजा दोनों की ही पूजा करते थे। ठीक, मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों या पुरुष देवता दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, वृक्ष प्रतीक पशु आदि की पूजा करते थे। और यह मुख्यतः कौन सी कैसी सभ्यता थी? तो यह इहलोकवादी थी। ठीक, इहलोकवादी कहने का अर्थ क्या होता है? इहलोकवादी करने का अर्थ होता है यह धन धान्य के लिए पूजा करते थे। ठीक है, व्यापारी वर्ग था ना, धन धान्य के लिए पूजा करते थे, अच्छी फसलों के लिए पूजा करते थे, व्यापार में वृद्धि के लिए पूजा करते थे, पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करते थे, आदि आदि चीज़ों के लिए। मतलब जो भौतिक सुख साधन है या सिर्फ उनकी पूजा जो जिसके द्वारा की जाती है उसे इहलोकवादी कहा जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम मोक्ष की कामना के लिए प्रार्थना करते थे जैसा कि ऋग्वेद कालों में देखा गया। ठीक है, या फिर वैदिक काल में देखा गया, ऋग्वेद ही नहीं, वैदिक काल और उसके बाद के समय में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं महल और मंदिर की। तो महल तो थे लेकिन मंदिर के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं। ठीक, हर जगह और हर बार यही कहा गया कि मंदिर नहीं थे। इनके द्वारा जो है पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो मुख्यतः मूर्तियाँ मिली हैं, मुहरें मिली हैं और
और क्या मिल सकता है बताइए? और कुछ नहीं। मूर्तियाँ दो तरह की मिली हैं, एक तो धातु की मूर्तियाँ मिली हैं और दूसरी मिलती हैं मिट्टी की मूर्तियाँ या पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी या पत्थर की मूर्तियाँ। ठीक है, दो तरह की मूर्तियाँ, धातु की या मिट्टी या पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं, मुहरें मिलती हैं। इनसे पता चलता है कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर का साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। ठीक है, घोड़े वाली बात करते हैं। घोड़े वाली, घोड़े के मैं आपको दिखाते हुए घोड़े वाली बात करना चाहूँगा। यहाँ देखिए, वहीं पे मैंने बताया था कि सुरकोटडा एवं कालीबंगा तथा लोथल से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। ठीक, घोड़े की अस्थियाँ लोथल से मिली हैं, सुरकोटडा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। ठीक, हालांकि आपको कहीं ऑप्शन में आ जाए घोड़े की अस्थियाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली, तो आपको लोथल लगाना है। ठीक है, और रथ भी मिला है, ऐसा नहीं रथ नहीं मिला है, रथ भी मिला है। कहाँ से मिला है रथ बताइए? रथ मिलता है दायमाबाद से। ठीक, रथ कहाँ से मिला है? यह मिला है दायमाबाद से। दायमाबाद से रथ की एक मूर्ति मिली है, रथ नहीं मिला है, रथ की एक मूर्ति मिली है। वहीं सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, यह यहाँ बता दिया गया। ठीक है, लेकिन युद्ध जैसी कोई संकल्पना उस समय विद्यमान नहीं थी, इसीलिए वहाँ जैसे ही युद्ध की बात करते वहीं पर आप आंसर को गलत कर दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक, ऐसी संकल्पनाएं वैदिक काल की विशेषता थी। ठीक, यह बाकायदा घोड़ों को रथों में जोड़ करके लड़ने जाते थे। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पूछा जा रहा है, यह है 2013 का प्रश्न संख्या 2। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे। कथन 2 है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा का किया जाना किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और कथन 3 है कि व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, नाको यानी बैरियर स्टेशन। ठीक, अगर आप महाराष्ट्र वगैरह गए होंगे तो वहाँ आप नाका एक शब्द सुनते होंगे, वहाँ पर एक बैरियर स्टेशन लगा रहता है। ठीक, वहाँ चेकिंग या चेक पोस्ट होता था। वर्तमान समय में भी अभी है, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में उसे नाका बोला जाता है। ठीक, तो बताइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन है बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, सड़क मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे तो नहीं। एक बार भैया कुछ लोगों ने मिल करके इनको भी लूट लिया था, तो ये बात तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, कि सड़क मार्ग जो है पूरी तरीके से सुरक्षित थे, यानी कि पहला कथन तो गलत है। अब एक दिव्य परीक्षा की बात की थी, उसने कहा था कि जो अपराधी होता था या वह अपराधी है कि नहीं है, इसके बारे में परीक्षा जो है दिव्य तरीके से ली जाती थी, जिसमें जो है अग्नि, ठीक, उसे अग्नि में डाल दिया, जिंदा निकल गया तो भैया निर्दोष है, जल विष इत्यादि प्रकार से दिव्य परीक्षाएं होती थी और इसी पर निर्धारित होता था कि कोई व्यक्ति दोषी है अथवा निर्दोष है। ठीक है, तो यह कथन तो सही है। आगे, व्यापारियों को सदा से ही टैक्स देना पड़ा है, यह आपको भी पता है, जब तक यह टैक्स नहीं देंगे राज्य का काम नहीं चलता है, और यह सही भी है, आपको सुविधाएं दी जा रही तो आपको टैक्स देना चाहिए। ठीक है, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से अब कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बिक्री पर भी टैक्स देते थे, पता है, घाटों का भी टैक्स देते थे, मार्गों का भी टैक्स देते थे। ठीक है, जो सड़क मार्ग होते थे उन पर भी टैक्स लगता है, आज भी लगता है। आप सड़क पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते ही हैं। ठीक है, सेल टैक्स भी आज ही भी देते हैं, है कि नहीं? टोल टैक्स, सेल टैक्स, ये सब देते हैं ना। हाँ, ह्वेनसांग की एक प्रमुख कृति थी जिसका नाम था CU की, जिसमें उसने भारत में क्या क्या देखा इन सब के बारे में बताया है। साथ ही साथ इसने जो है हर्ष को वैश्य कहा है। ठीक, क्या कहा है? हर्ष को वैश्य लिख दिया मैंने, सॉरी, वैश्य कहा है। और इसके अलावा इसने शूद्रों को कृषक कहा है, मतलब इसके समय तक शूद्र कृषि करने लगे थे। ठीक, शूद्रों को कृषक कहा है। ठीक है, और
यह भारत कब आया था? तो यह लगभग 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया था। 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कभी ऐसे प्रश्न आएंगे व्हेन सॉन्ग से संबंधित तो आप कर लेंगे ना? चलिए कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। आइए चलते हैं अगली साल की तरफ। तो यह है 2012। ठीक है, यहाँ का पहला प्रश्न। इसके बाद मुश्किल से 2 प्रश्न और बचते हैं। 2011 तक के सभी प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में, लाइक करते चलिए यार वीडियो को, मेहनत बहुत लगती है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ, विष्टि की बात हुई थी। विष्टि क्या थे? विष्टि बालात श्रमिक मजदूर थे जो कि गुप्त काल में बेगारी मजदूरी करते थे। ठीक है, या फिर बेगार मजदूर भी बोल सकते हैं, और इनकी मजदूरी अनिवार्य थी। ठीक है, रिकॉल करा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे जब श्रेणी संगठन की बात आई है तो। चलिए बताइए, यहाँ पे फिर से पढ़ लेता हूँ कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। कथन 2 है कि श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। साथ ही साथ कथन 3 है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो बताइए निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, केवल 2 और 3। कैसे? तो देखिए पहले बात करते हैं इसकी। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी बात करते हैं, देखिए वर्तमान से जोड़ करके चलते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो गया। आज के जैसे कुछ, इस चीज़ों को अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, आज के जैसे कुछ संगठन हो गए, मान लीजिए कि आपका कोई राजनीतिक संगठन कोई भी ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यह वाई राजनीतिक संगठन है, तो इसके कुछ कंडीशन होंगे। रिलायंस ले लीजिए, राजनीतिक संगठनों पे आप लोग थोड़ा सा हर्ट होने लगते हैं। मान लीजिए कि यह रिलायंस ग्रुप है। ठीक है, अब बताइए इस पर केंद्रीय प्राधिकरण का द्वारा के अंदर यह पंजीकृत तो है ना, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत यह पंजीकृत तो है। लेकिन क्या इसका मुखिया प्रशासनिक स्तर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसके मुखिया राजा है या प्रधानमंत्री है? नहीं है ना। तो उसी प्रकार से उस समय इसका मुखिया राजा नहीं होता था। ठीक है, हाँ, यह केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जरूर होती थी। ठीक है, बात करते हैं श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ठीक है, तो अभी रिलायंस अपने रिलायंस के जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मान लीजिए रिलायंस के अंतर्गत ये एक समूह है, यह रिलायंस, इसके अंतर्गत कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो यह इन सब चीज़ों की कीमतें तय करती है ना। रिलायंस तो कोई एक फर्म है, मंडी वगैरह जैसे हो गई, तो वहाँ पर आलू की कीमत क्या होगी, ठीक है, इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी, यह यहाँ से तय होता था। ठीक, तो रिलायंस पे ही चलते हैं। तो इसके नियम, यहाँ पर काम कैसे करना है उसका निर्धारण, इन चीज़ों की गुणवत्ता या मानक क्या होंगे इसका निर्धारण, और साथ ही साथ यहाँ पर काम करने वाले लोगों का वेतन, यह सभी रिलायंस के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सही बात है ना। तो उसी प्रकार से उस समय श्रेणी के द्वारा डिसाइड होता था। ठीक, अब श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। हाँ भाई, न्यायिक अधिकार होता था। जैसे आप आज रिलायंस में कोई व्यक्ति, जैसे आपका कोई परिचित व्यक्ति नौकरी कर रहा होगा, या फिर कल को आप जब गवर्नमेंट सर्विस करने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ साइन करना होगा ना, कुछ एग्रीमेंट होगा, कुछ बात होगी, उसको सिग्नेचर करना होगा कि हाँ हम इस कंडीशन के अंदर नौकरी करने को तैयार हैं। ठीक है, तो जिस कंडीशन के अंदर आप नौकरी करने को तैयार है, वही कंडीशन न्यायिक अधिकार हो जाएगी उस कंपनी या उस संस्था की। तो उसी प्रकार से यह श्रेणी से संबंधित बात होती है। ठीक, कि श्रेणी का जो है अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार भी था। अब मेरे ख्याल से आप नहीं भूलेंगे कभी भी श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में साथ। ठीक है, तो यह है प्रश्न संख्या 2। यहाँ बात की जा रही है 2012 के प्रश्न संख्या 2 की बात हो रही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन सही है?
पहला है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग आम था। कथन 2 है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और कथन 3 है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और कथन 4 है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नीचे कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका सही आंसर है 2 वाला गलत है। ठीक है, सिंपल आप सही तरीके से समझें तो बस आपको ये चीज़ पता है, बाकी हम कंफ्यूज हैं तो सही आंसर आप लगा सकते हैं। आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण नहीं शुरू हुआ था। यह कई जगह आपको कई किताबों में मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ और आपकी नज़रों के सामने से भी गुजरा है और आज फिर से गुजर रहा है। याद कर लीजिए, अंगों का प्रत्यारोपण नहीं शुरू हुआ था तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में। ठीक है, अब आइए अब आगे बात करते हैं। आगे बात एक्सप्लेनेशन के माध्यम से होगी क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन काल में भारत की वैज्ञानिक प्रगति बहुत ही उल्लेखनीय थी, तो हम सभी जानते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, उस दौरान जो है प्राचीन भारत में चरक संहिता लिखी गई थी। ठीक, प्राचीन भारतीय ग्रंथ है एक चरक संहिता। यह क्या है? तो यह चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है जिसमें ज्वर, कुष्ठ रोग, मिर्गी, दमा आदि रोगों के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कि गणित के क्षेत्र में भारतीय प्राचीन काल से ही समृद्ध है, यह भी पता है। तो देखिए, शून्य का ज्ञान भारत में हुआ, त्रिकोणमिति का सिद्धांत भारत से आया, समीकरणों का ज्ञान भारत से, वर्गमूल भारत से, घनमूल भारत से, पाई के मान को भी भारतीयों द्वारा ही खोजा गया। ठीक है, याद कर लीजिए, शून्य का ज्ञान भारत से, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, अपने इतिहास पर गर्व करना शुरू कीजिए। शून्य का ज्ञान भारत से, त्रिकोणमिति का सिद्धांत भारत से, समीकरणों का सिद्धांत भारत से, वर्गमूल भारत से आया, घनमूल भारत से आया, पाई का मान भी भारतीयों द्वारा ही खोजा गया था। ठीक है, इतिहास पर अपने गर्व करना शुरू कीजिए, बहुत ही उच्च कोटि का इतिहास रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जो है चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का भी सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने की भी बात बताई गई थी। इसके अलावा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी वाराहमिहिर, खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक, इसके संबंध में वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्करदिती आदि ने कुछ महत्वपूर्ण खोज की जिसमें ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि से संबंधित जानकारियों की बात की गई थी। ठीक है, चीज़ें देखते देखते चलिए, अपने इतिहास पर गर्व करते चलिए भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, एक चीज़ और कि उस समय यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में शल्य चिकित्सा से के काम आने वाली यानी कि ऑपरेशन या सर्जरी के काम आने वाली कुछ छोटे मोटे घाव के लिए, ठीक है, इनके ऑपरेशन के लिए शल्य चिकित्सा के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। कब से? प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही, समझे आप? जब अन्य विश्व में जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता था, नाना प्रकार की, ये वो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तब हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा प्रचलित थी। मामूली नहीं है हमारा इतिहास, वह तो बाद में अनेक आक्रांताओं, अनेक आक्रमणों के कारण इतना आक्रमण भारत ने झेला है, शायद ही कोई देश झेल करके दोबारा उठ पाए। चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर के आखिरी प्रश्न और 2011 के प्रश्न संख्या 1 की। तो एक और लास्ट 2011 में एक ही प्रश्न आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और कथन 2 है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन है बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसके बारे में तो बात कई बार हुई है हमारी, अभी भी इसी लेक्चर सीरीज में बात हुआ है एक बार। और बात करते हैं यहाँ की, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ भैया, बिल्कुल बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर एक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है,
यहाँ से जो है कपास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था। और साथ ही साथ आपको बताऊं तो यहाँ पर कपड़ों की रंगाई भी होती थी। ठीक है, स्थल दूसरा था, कपड़ों की रंगाई भी होती थी, कपास की खेती भी की जाती थी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास का विषय या टॉपिक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए अपने अन्य मित्रों के साथ।